रात को अपने फ्लैट में उठा था, तो उठा तो मुझे लगा कोने में कोई है, उसने उसके हाथ यूं पकड़ा ऐसे और यूं मोड़ दिया पूरा। तेरी तो तोड़ दिया क्या? यूं किया ना, मूवीज में दिखाते हैं, ऐसे कैसे वापस दीवार पे जाके भिड़ा और यूं करते खाने के बाद। मैं कभी खुद होटल में जाता हूँ रात में मेरी आंख खुल जाती है, मैं देखता हूँ चारों तरफ, कांच में नहीं देखता हूँ। देखो सबसे पहले कंट्रोल आएगा यहाँ से। उनको कॉन्शियसली हर बार ये सोचना पड़ेगा कि मैं अपना टाइम किल कर रहा हूँ। देखो जो भी सोशल मीडिया है, चाहे वो रील्स हो चाहे यूट्यूब शॉर्ट्स हो, वो सब बनाए वो डिजाइन ऐसे हैं कि वो आपकी डोपामिन लूप को अफेक्ट करे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को वैल्यू देते हैं और अपने आप को ज्यादा अच्छा समझते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। ये फिलॉसफी आपको लाइफ में हमेशा फॉलो करनी चाहिए। हो सकता है आप सबसे बर्बाद हो, जैसे हो अच्छे हो, अपने आप के ऊपर घमंड करो, ये बोलो कि आई एम द बेस्ट। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। स्वागत है हमारे पॉडकास्ट का एक और नए सेशन में। तो आज के हमारे इस सेशन में बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, जो कि है प्रिंस सर। और प्रिंस सर को आपने काफ़ी अलग अलग फॉर्मेट में देखे होंगे। सर को आपने एज अ टीचर, एज अ डांसर, कई बार मस्ती करते हुए बच्चों के बीच में, बच्चों के दिल पे छाए हुए, और सर की हॉरर स्टोरीज, ये बोलने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग पहचान गए होंगे कि कौन प्रिंस सर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं सर के पास और जानते हैं सर की लाइफ की जर्नी। तो कई बार हमने सर से बात करी है कोचिंग से रिलेटेड, लेकिन आज सर की पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे। और जो आप इतने सारे लाखों लोग सर को फॉलो करते हो, तो सर के बारे में जानना आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सर, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू सर। कैसे हो आप? बढ़िया सर। काफ़ी टाइम से सर ऐसे सोच रहे थे कि प्रिंस सर के साथ एक तो पॉडकास्ट करना बनता है। बिल्कुल प्रिंस सर की ऐसे पढ़ाई के साथ साथ ऐसे हॉरर स्टोरीज भी अपन फॉलो करते रहते हैं। कई बार तो सर क्या होता है, मैं खुद ही डर जाता हूँ, कभी कभी थंबनेल आ जाता है। आपने देखी मेरी स्टोरीज? मैं सर अक्सर स्टोरीज देखते रहता हूँ आपकी, जो भी आप डालते रहते हो अपने प्रिंस सिंह वाले चैनल पे। तो सर आज बच्चों को पूरा बताना है सर। बिल्कुल, आप जो जानना चाहो। कहाँ से लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई, बॉर्न एंड बॉट अप कहाँ से हो आप, पढ़ाई वगैरह कहाँ से हुई, कोचिंग लाइन में कैसा है, और अभी तक का सफ़र। अगर मैं सबसे पहले बॉर्न प्लेस की बात करूँ तो मैं बॉर्न तो कोटा में हुआ था। मेरा पूरा फैमिली ट्री कोटा में ही रहता है। बट मुझे मेरे नाना ने अडॉप्ट कर लिया था, तो जब मैं 2.5 साल का था तब मैं जयपुर शिफ्ट हो गया था। तो मेरी स्कूलिंग जयपुर से ही हुई है। एक छोटा सा स्कूल था हमारे घर के पास में, 3 मंजिल का नाम था तिलक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हिंदी मीडियम स्कूल था। तो फर्स्ट क्लास जो नर्सरी होती है, LKG UKG, वहाँ से लेकर 12th क्लास तक मैंने वहीं पे पढ़ाई की है। अपने बचपन के अंदर मैं, मतलब आप मुझे बोल सकते हो कि बहुत ही शरारती बच्चा रहा हुआ हूँ। हर एक चीज़ मैंने ट्राई की है, पढ़ाई भी, मस्ती भी, घूमना फिरना भी, नाचना कूदना भी, सब कुछ मतलब लाइफ में ट्राई किया। फिर जब छोटा था, पापा 8th क्लास में जब मैं था, तो पापा हमेशा बोला करते थे बेटा IIT करनी है। जब मैं जानते नहीं था, हमारे वहाँ भी जानता भी नहीं था कि IIT वाईटी क्या होती है। तो पापा बोलते थे, मेरे दिमाग में एक सीड था कि हाँ IIT कुछ होती है। तो ऐसे पढ़ाई वढ़ाई की। 8th क्लास में बिल्कुल नहीं पढ़ता था। 8th क्लास के टाइम पर, हमारे टाइम पर एक मोपेड चला करती थी, हीरो पुक, कभी तुमने नाम सुना हो तो। मेरे पापा ने पहली बार मुझसे कहा था कि हमारे 8th क्लास में बोर्ड होता था राजस्थान में, कि बेटा तू 8th क्लास में मेरिट ले आएगा ना, तो मैं तुझे हीरो पुक दिलाऊंगा। उस टाइम क्या, मैं नया नया, अब आप सोचो कि 8th क्लास में कौन चलाना सीखता है, पर हमारा जो एरिया तो थोड़ा ऐसा था कि बच्चे जल्दी ग्रो होते थे, मैच्योर बहुत होते थे। तो हम लोग क्या, एक लूना होती थी, लूना चलाना सीखते थे, वो सीख ली थी हम। लूना भाई, लूना जो आती थी, वो हल्की जानते सी हो? पतली सी। हाँ बिल्कुल पतली सी, इसमें पेट्रोल खत्म हो जाता, पेडल मार के आप चल सकते हो। तो वो होती थी। तो हमारे मामा थे, तो मामा जो आते थे शाम को, तो 7:30 बजे वो टन होके सो जाते थे। हम उनकी जेब से चाबी निकालते थे और लूना लेके पूरा चक्कर काटते थे, जब तक उसका पेट्रोल खत्म नहीं होता था वैसे चलाते थे। फिर उसके बाद पेडल मार के चुपचाप लाके खड़ी करते थे, सुबह उठ के हम उनसे गालियां खाते थे। बट हमारा डेली का शेड्यूल था। तो पापा ने लालच दिया कि तुझे हीरो पुक दिलाऊं। उनको पता था कि मुझे बाइक्स का, मतलब इनका बहुत शौक है। उस टाइम बाइक तो होती नहीं थी खैर। तो उसके लिए मेरा अंदर से ज़मीर जाग गया। तो मैंने बहुत मेहनत की, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई की। मेरे 8th क्लास के हाफ ईयर में तो 0 मार्क्स आए थे मैथ्स के अंदर। तो हमारे एक सर थे, उनका नाम था शंकर लाल जी, अभी भी हैं। तो उनको किसी ने कहा, बाकी मेरे सब्जेक्ट, बाकी मैं मतलब बाकी सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग थे मेरे, बट वो मैथ्स नहीं आती थी मुझे बिल्कुल भी। तो ऐसे हम क्लास में एक दिन हाफ ईयरली के पेपर के मार्क्स बता रहे थे, तो हमारे यहाँ कहते थे कॉपीज देते थे आपको। तो उन्होंने कॉपी दी, मतलब कॉपी देने से पहले मुझसे पूछा कि बता तेरे कितने मार्क्स आए होंगे। तो मतलब 100 मार्क्स का पेपर है, 30-40 तो आए गए होंगे। 30-40 आए होंगे। तो उन्होंने मेरे मुंह पे कॉपी मारी, देखा तो उसमें 0 लिखा हुआ, 0/100। और जैसे मैंने मुंह ऊपर के खींच के थप्पड़ पड़ा मुझे। तो थप्पड़ पड़ा, मैं 2 लोगों को साथ में लेकर साइड में गिर गया। और वो थप्पड़, कभी मेरी जिंदगी में किसी टीचर ने थप्पड़ मारा नहीं था उससे पहले।
तो थप्पड़ यहाँ की जगह यहाँ लग गया। अब मैं घर पहुँचा, चुपचाप हो गया बिल्कुल। फिर घर पहुँच कर डिसाइड किया कि अब मैथ्स पढ़नी है, फोड़ेंगे। तो पापा को फ़ोन किया कि मुझे ट्यूशन जाना है। तो मैं नाना जी मुझे ट्यूशन नहीं भेजते थे, वो खुद ही पढ़ाते थे। तो पर मुझे ये था कि नहीं यार, अब तो इनके पास जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे मैं उन सर के पास पहुंचा और मैंने उनसे बोला कि सर आप मेरे को मैथ्स सिखा दो बस। उन सर ने मुझे लिया और मात्र 2 महीने, मतलब मैं इतना डेडिकेटेड था, मेरे दिमाग में जुनून छा गया था कि अब ये जो थप्पड़ पड़ा है ना, इसका जवाब वापस देना है। 2 महीने उन्होंने मुझे 8th क्लास की मैथ्स पढ़ाई और 2 महीने बाद मतलब मैंने पूरी मैथ्स कवर कर ली, पूरी बुक कर ली 2 महीने में मैंने मैथ्स की। सिर्फ कुछ नहीं करता, सिर्फ मैथ्स 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 ही पढ़ता था। फिर 2 महीने के बाद जो और बच्चे आते थे पढ़ने, उनको मैं पढ़ाता था। तो वहाँ से थोड़ा चीज़ों को सिखाना शुरू किया दूसरे लोगों को। तो ये हाल हो गया था कि मतलब मैंने एग्ज़ाम आने तक 3 से 4 बार मैथ्स की पूरी सॉल्व कर ली थी। एग्ज़ाम हुआ, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आए। तो मेरे लिए विनिंग मोमेंट था कि हाँ, मैंने अपना बदला ले लिया। मतलब इस तरह से मैंने अपना बदला लिया, लेकिन उससे मेरे को पढ़ने का चस्का लग गया। तो फिर 9th क्लास में पहुंचे, 8th क्लास पास करके। 9th क्लास में मेरे दोस्त थे, तो वो डांस ग्रुप बना रहे थे उस टाइम पर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि चल तू भी हमारे साथ डांस कर। मैंने यार मैं नहीं करूँगा, तुम लोग पढ़ो। मैं नहीं करता था उनके साथ डांस वाला, मैं अपने पढ़ाई में नहीं था, तुम लोग कर लो, मैं तो पढ़ूंगा। फिर ऐसे 2 महीने बाद हमारे एक डांस शो हुआ स्कूल के अंदर। तो उन चारों लड़कों ने डांस किया एक साथ सिंक के अंदर। तो उनको देख के पागल हो गया, कितना अच्छा डांस किया इन लोगों ने यार। मैं अगले दिन उनके पास पहुंच गया कि भाई मुझे भी डांस सिखाओ। उनके साथ डांस भी करने लग गया। फिर मैं पढ़ता भी था, वो भी करता, दोनों करता था। इस तरह लाइफ चलती रही। 12th क्लास आई, 12th क्लास पास की और फिर उसके बाद पापा ने मुझे कोटा आने के लिए बोल दिया कि अब तू कोटा आ जा ड्रॉप ईयर में, और यहाँ रह के तेरे को तैयारी करनी है। तो उस टाइम पर बंसल क्लासेस का टेस्ट हुआ करता था। अगर आपने टेस्ट क्लियर किया है तो ही आप वहाँ पे पढ़ सकते हो, वरना नहीं पढ़ सकते थे। तो मैंने टेस्ट दिया, मेरे बहुत कम मार्क्स आए, मतलब बहुत ही कम, बिल्कुल एज के ऊपर। मतलब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं लेंगे इसको। फिर थोड़ा पापा ने अप्रोच लगा के बिठाया। तो मुझे बैच मिला था Y11, मुझे आज भी याद है। और वहाँ मैं आया तो वहाँ पे जे सर पढ़ा रहे थे मैथ्स। तो तीसरी चौथी क्लास थी मेरी, तो फंक्शंस वगैरह पढ़ा रहे थे। तो मैंने उनको देखा, तो मैं एक कुछ पढ़ाया था, मेरे को समझ में नहीं आया। तो उन्होंने मेरे को खड़ा कर दिया कि चल बता, ये बता, वो बता। तो अपने को कुछ आता ही नहीं है। तो सर 250 बच्चों की भरी हुई क्लास थी और सब मुझे देख के हंस रहे पूरी तरह से। उस दिन मेरे को अपनी लाइफ में बहुत बड़ा ह्यूमिलेशन फील हुआ। बोले यार ये क्या है, तो सब अपने ऊपर हंस रहे हैं। फिर तो ठीक है, बैठ गया मैं। मेरा पूरी क्लास में मेरा दिमाग ही नहीं, ध्यान ही नहीं रहा। मैं घर आया, फिर मैंने सोचा कि यार अपन चलते हैं, नहीं होगा मुझसे, तो नहीं हो सकता ये सब। IIT अपने बस की बात नहीं लग रही। फंडामेंटल्स आते नहीं है, दिख रहा है क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस टाइम में मेरे को 7 दिन हो गए थे ऑलमोस्ट, और उस टाइम पे 10 दिन तक का रिफंड का पीरियड हुआ करता था। तो मैं पापा के पास गया। मतलब मैंने सोच लिया था कि आज रात को सो रहा हूँ, सुबह उठ के पापा से बोलूँगा मैं नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ जयपुर वापस, मैं देख लूँगा BSc MSc वगैरह कुछ कर लूँगा। और रात को सोते सोते अचानक से क्या ऐसा हुआ, अंतरात्मा से आवाज है, वो ईगो वापस से जागा कि यार जिंदगी में मतलब ऐसी क्या चीज़ है तू नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, तो फाइट तो कर एक बार। और ये मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए मतलब एग्जैक्टली मुझे आज भी वो मोमेंट याद है बहुत अच्छे से। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सोया हुआ था, अंदर से पता नहीं किसने आके मुझे बोला है। मेरे साथ कोई एक इनर गाइड है जो हमेशा गाइड करता है। तो उसने मेरे को बोला कि इतनी जल्दी चला जाएगा तू, एक बार लड़के तो देख, हिम्मत तो करके देख, देखते आगे क्या होगा। तो उस दिन मैं सुबह उठा और मैं बिल्कुल नई एनर्जी के साथ उठा कि नहीं अब फाइट करेंगे, अब जाएंगे नहीं वापस। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया, उस दिन मैं पापा के पास गया, बोला कि मेरे को इतने इतने पैसे दो, मेरे को किताबें लानी है। तो मार्केट से गया, छान छान के मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों की किताबें ले आया। उसके बाद मेरा क्या था शेड्यूल, हमारे टाइम में ना 2 टाइम पे क्लास होती थी, सुबह 2 क्लास और शाम को 2 क्लास। मैंने अपने पूरे प्रिपरेशन के टाइम पर एक भी क्लास मिस नहीं की। ये मेरा रूल था कि क्लास मिस नहीं करनी है। अच्छा, क्लास में मुझे समझ में नहीं आता था ऑनेस्टली बताऊं तो, लेकिन मैं क्लास इसलिए जाता था कि मुझे पता था कि मुझे आज क्या पढ़ना है। तो मैं सुबह गया 2 क्लास में जो पढ़ा है टॉपिक्स अच्छे नाम लिखता था, समझने की भी कोशिश करता था, धीरे धीरे आने लगा, पर शुरुआत में नहीं आता था। फिर घर आके उनको पढ़ता, फिर वापस से सीखता, मतलब क्लास में जाता, फिर फॉलो करता, फिर पढ़ता। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो पढ़ाने की जर्नी है ना, वो वहाँ से शुरू हुई थी ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ों को सीखना शुरू किया। और उस टाइम पे जो टीचर्स होते थे ना, उनको मतलब उनको देख के फैसिनेशन होता था, क्योंकि उस टाइम पे टीचर्स नहीं होकर ना वो बच्चे उनको बहुत प्यार करते थे, मतलब नाम से चलते थे टीचर्स। बच्चे उनके पीछे पड़े हुए हैं, डाउट्स पूछ रहे हैं, हम भी खुद उनके थे, हम टीचर्स को समझते वाह यार कितने बढ़िया है, क्या शानदार पढ़ाते हैं, क्या दिमाग, मतलब ऐसा हमको फील होता था। तब से शायद मुझे ऐसा लगता है मेरी सीडिंग तभी से हो गई थी कि यार एक दिन ट्राई तो करूंगा मैं भी ऐसा टीचर बनने की। तो वहाँ मुझे फील आती थी। और फिर उसके बाद मैं कॉलेज गया। कॉलेज जब मैं गया तो फर्स्ट ईयर में था, तो फर्स्ट ईयर में हम जब कॉलेज आते थे ना, मुझे 20 रुपये मिलते थे रोजाना।
₹20 इज फॉर पेट्रोल, आना जाना और कुछ खाना पीना, तो उसी के अंदर। तो मेरी बाइक थी, माइलेज अच्छा देती, 90 का माइलेज होता था उसका, तो ₹20 मिला करते थे। वो ₹20 में कैसे खर्चा चले? तो मेरा दोस्त है अतुल, वो वहाँ पे पार्ट टाइम पढ़ाया करता था। अच्छा। उसको मिलता था ₹10,000 महीना। अच्छा, ये बात है 2007 की, उस टाइम पे 10,000 अच्छे खासा अमाउंट हुआ अच्छे करता खासा था। उस इन्फ्लेशन के हिसाब से आज देखा जाए तो 30,000 होगा वो। हाँ, आराम से होगा ₹30,000। तो मैंने उससे पूछा, यार तू बड़े ऐश मारता है? तो उसने कहा कि यार मैं ना पढ़ाता हूँ। बोले यार मुझे भी कुछ बता दे, मैं भी पढ़ा लूंगा, मेरा भी थोड़ा पार्ट टाइम जॉब का कुछ हो जाएगा। तो उसने बोला ठीक है, मैं कल बात कर लूंगा। उसने बात की, तो बात हुई, मेरे 2 9th के बच्चे पढ़ाने थे मुझे होम ट्यूशन, उसके मुझे ₹1,500 महीना मिलते थे। मेरे लिए बहुत थे वो, मतलब वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ पढ़ाने का। तो उन बच्चों को मैंने 2 महीने पढ़ाया। फिर 2 महीने बाद अतुल ने बोला कि यार मेरी ना दूसरी कोचिंग है ना, उसमें एक टीचर की रिक्वायरमेंट है केमिस्ट्री, तू आ जा। मैं वहाँ गया, उन्होंने मुझे ₹5,000 महीना दिए। फिर हमारी कॉलेज के सीनियर थे, उन्होंने बोला मुझे कि यार हमारी कोचिंग में रिक्वायरमेंट है, तू चल वहाँ पे और तेरा वो दे ले। तो अब मेरे साथ क्या होता, मैं वहाँ भी पढ़ाता था, फिर मुझे एक होम ट्यूशन मिल गई थी, और फिर ये नई वाली जो कोचिंग थी इसमें जाकर मैंने इंटरव्यू दिया, तो वहाँ भी मेरा हो गया। तो इस तरह से मेरी पढ़ाने की जर्नी शुरू हुई। ऑब्वियसली इट वाज रिलेटेड टू फर्स्ट कि पार्ट टाइम, कॉलेज में हर कोई कुछ ना कुछ जॉब ढूंढता था उस टाइम पर अपना खर्चा खुद चलाने के लिए। तो वहां से शुरू हुई एक्चुअल जर्नी पढ़ाने की। तब मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इतना पढ़ाने की तरफ डेडिकेटेड नहीं था शुरुआत के 1 साल 2 साल के अंदर। 2 साल के बाद मुझे लगा कि यार नहीं, मुझे यही काम, मुझे इस काम में मजा आने लग गया था, पढ़ाने में मजा आने लग गया। तो मतलब 3rd ईयर ऑनवर्ड्स मैं बहुत सीरियस हो गया था अपने करियर को लेकर कि मैं टीचिंग फील्ड में ही जाऊंगा, मेरा क्लियर हो गया था बिल्कुल। तो 3rd ईयर मैं जिस कोचिंग पढ़ा रहा था वहाँ पर जेई के बैच हुआ करते, तो वहाँ पर उस टाइम मैंने अच्छा परफॉर्म किया, और मतलब वहाँ जो टीचर तो चले गए, तो मैं ही सब कुछ संभाल रहा था वहाँ पे। और उसके बाद फिर बात ही 2011, तो 2011 मेरा कॉलेज का पास आउट ईयर था, तो दिसंबर 2010 की बात है। उस टाइम पर अखबार में एक ऐड आया था, एक कोरियन कंपनी आ रही थी इंडिया, जिसका नाम था ईटूज। तो उनका ऐड देखा मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, और मैं उसको भरने वाला नहीं था फॉर्म को। तो मेरा दोस्त था अंकुश चौधरी, हम दोनों साथ में पढ़ रहे थे, हमारे एंड सेमेस्टर्स थे। तो मैंने उससे बोला यार भाई देखिए कंपनी आ रही है यार। मैंने उसको बता दिया कि मैं तो कोटा जाऊंगा पढ़ाने। मैंने जयपुर में भी ट्राई किया था 1-2 जगह पर उस टाइम कॉलेज का तो पढ़ाने नहीं देते थे, तो मैं बोला मैं कोटा ही जाऊंगा, अब तो पढ़ाना तो है ही, तो पढ़ाने तो कोटा ही जाऊंगा। तो उसने बोला कि भाई भर ले। मैंने बोला यार नहीं, छोड़ना, कौन भरेगा, मैं तो कोटा में एस्टेब्लिश्ड कोचिंग्स हैं, सही बात, वहीं जाऊंगा, वहीं पे सीख के वहीं से बढ़िया करूंगा। भाई तू भर दे, भरने में क्या जा रहा है। तो मैंने फॉर्म भर दिया उनका। फॉर्म भर दिया, 3 दिन बाद मेरे पास कॉल आ गया कि आपको एग्जाम देने आना है। तो मैं दिल्ली गया एग्जाम देने। अच्छा, दिल्ली का एग्जाम देने, एग्जाम क्लियर हो गया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करके वापस 4 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद उन्होंने वापस मुझे यहाँ पे सिटी मॉल के अंदर बुलाया, ऑफिस के अंदर बातचीत हुई। सिटी मॉल में? सिटी मॉल में ऑफिस था उनका, छोटा सा पहले। अच्छा, जो फर्स्ट इनिशियल था। बातचीत हो गई, सैलरी लेकर डिस्कशन हो गया, उन्होंने मुझे 50,000 रुपये एडवांस दे दी। वाह। और बोलते हैं कि आपको चलना है कोरिया, साउथ कोरिया चलना है। अब एट दैट टाइम मैं नॉर्थ कोरिया नहीं ना सर? हाँ, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं ना? मैं तो ऑनेस्टली समझता था साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया मेरा जी के बिल्कुल बर्बाद है। तो ये क्या होता है ना, ड्रीम होता है, मतलब जब आप कॉलेज से पास आउट हो रहे हो 4th ईयर में, आपका सपना क्या होता है, कंपनी आए आपको विदेश लेके जाए। मैं उससे पहले कभी मतलब विदेश गया ही नहीं था। तो मेरे लिए तो वाह यार, इन्होंने विदेश भी ले जा रहे हैं और खर्चे के पैसे भी दे दिए। तो मेरे लिए बहुत मतलब ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था। उस टाइम तक मैं ये नहीं सोच रहा था कि मतलब मैं पढ़ाने में आ रहा हूँ, ये कुछ है। मेरे को लगता है कॉलेज से मेरा प्लेसमेंट हो गया है, एक बढ़िया कंपनी मिली है, और मुझे कॉलेज से पहले, मेरा कॉलेज भी क्लियर नहीं हुआ था मेरा, तो फरवरी के अंदर वो हमें लेकर गए 10 दिन के लिए, विजिट करवाया, ट्रिप बताया चीज़ें वहाँ पे कैसे काम करती है। फिर हम वापस आए, और मई के अंदर फिर यहाँ पर सेंटर शुरू होता, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। तो कोरिया में सर क्या देखा आपने जब गए वहाँ? कोरिया में जो आज चल रहा है, तो इस टाइम वो वहाँ चला करता था। जो आज ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ चल रही है, वही ऑनलाइन एजुकेशन वहाँ उस टाइम तक थी। तो जो भी आपने ईटूज इंडिया के ग्रीन बोर्ड के लेक्चर्स देखे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी देखी, जितना भी जैसे काम होता है, वो सब वहीं से एज इट इज लाया गया था। तो जैसे कि सर इंडिया में IIT और नीट का जैसा जो क्रेज है, वो कोरिया में भी कोई ऐसा एग्जाम? कोरिया में एग्जाम होता है KSAT। अच्छा। जैसे अमेरिका US का होता है ना SAT, वैसे ही KSAT होता है। KSAT जो होता है वो कोरिया की सबसे जो बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है उनके अंदर एडमिशन्स के लिए, अपने यहाँ CUET होने लग गया ना, CUET, एग्जैक्टली वैसे ही होता है।
लेकिन कोरियंस अपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, और उनका जो पेइंग कैपेसिटी, मतलब वहाँ का जो बेसिकली पेइंग स्केल वो बहुत हाई है। जैसे हम लोग हमारे अगर हम एवरेज फीस मान लें ऑफलाइन की मिलाकर, तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए मैक्स होता है साल का, और 2.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए बीच में महीने की फीस होती है। सर तो वो जो केसेट एग्जाम है जो कोरिया में होता है, साउथ कोरिया में नॉर्थ कोरिया में नहीं तो वो आईआईटी से भी टफ है लेवल उसका? नहीं, लेवल टफ नहीं है, कंपटीशन बहुत हाई होता है। अच्छा, लेवल उतना टफ नहीं है, लेकिन कंपटीशन उनका बहुत हाई होता है, तो वो वहाँ पे किलिंग होती है उस चीज़ के अंदर। तो वहाँ मतलब वहाँ बहुत है, मतलब इस चीज़ का एजुकेशन। इवन मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर ना गवर्नमेंट कोचिंग्स हैं, बिल्कुल प्राइवेट के लेवल के, वैसे ही टीचर उसी लेवल के, बट फिर भी प्राइवेट जो अलग से पढ़ाते हैं उनका एक अलग तरीका होता है, लेवल होता है, तो उसके हिसाब से वो चलता है। तो वो सारी टेक्नोलॉजी आपने यहाँ पे देखी, जैसे वो पढ़ाते थे वो यहाँ पर रेप्लिकेट किया गया, सिस्टम भी बनाया गया, और फिर 2011 से लेकर 2019 तक मैं एनी हाउ ऑनलाइन E2 से जुड़ा रहा। 2 साल मैंने ऑफलाइन E2 में पढ़ाया, फिर मुझे लगा कि यार यहाँ से ना मेरी जो मुझे लेवल चाहिए ब्रशिंग चीज़ों का, सब्जेक्ट का, वो नहीं मिल पा रहा है। देन 2013 में मैं वाइब्रेंट शिफ्ट हो गया था। 2013 से 2017 तक मैंने वाइब्रेंट पढ़ाया। फिर वहाँ से अपना ऑनलाइन करने के लिए मैंने रिज़ाइन किया, फिर उसके बाद सर्कमस्टांसेस बने, फिर मैं बंसल कसेस गया, 2 साल वहाँ किया। लेकिन हर टाइम मैं एनी हाउ ऑनलाइन से जुड़ा हुआ था, और तब से लेकर अब तक ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया है, और बहुत मज़ा आता है। आज भी बहुत मज़ा आता है, और जब तक मज़ा आता रहेगा तब तक मैं काम करता रहूँगा। मतलब मुझे पढ़ाने में बिल्कुल भी ज़ोर नहीं आता है। जब मैं क्लास में घुस जाता हूँ तो वो दुनिया की सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, और बच्चे सामने होते हैं तो और मज़ा डबल हो जाता है। और मतलब कोई पूछता है मुझसे, कई लोग पूछते हैं क्यों पढ़ाना, क्यों, मेरे दोस्त भी बोलते हैं। तो मतलब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तो बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में। मतलब मैं 6-7-8 घंटे भी लगातार पढ़ा सकता हूँ, जब तक एनर्जी रहती है ना बॉडी के अंदर, तो कोई इशू नहीं है उस चीज़ का। तो पढ़ाना मेरे लिए प्राइमरी जॉब है। मुझे ऐसे कई मौके मिले जब मैं चीज़ें स्विच कर पाऊँ, तो कभी नहीं किया मैंने उसको, कोशिश भी नहीं की उन चीज़ों की। और दूसरा यही रहा है कि बस बच्चों का कभी नुकसान करने की कोशिश मैंने की नहीं है इंटेंशनली। तो गलती तो किसी भी इंसान से हो जाती है। क्या बनना चाहते थे सर? बचपन से कोई ड्रीम था कि मुझे ये बनना है? यार मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं एक्टर बनना चाहता था। मतलब मुझे डांस करने का बहुत शौक था। पहले मैं था डांसर बनूंगा। मैंने DID का फर्स्ट राउंड भी क्लियर किया हुआ है, जयपुर में हुआ था जो। तो मेरे दोस्त सारे डांसर हैं, मुंबई गए थे, वो वहाँ डांस करते थे। मेरा बहुत इच्छा थी मेरी डांस करने की, बट आई रियलाइज कि जब हम डांस किया करते हैं ना, मतलब मैंने ऐसा भी टाइम देखा कि हमें 100 रुपये मिलते थे एक शो के। उन 100 रुपये के लिए हम 6 दिन लगातार 3-3 4-4 घंटे प्रैक्टिस करते थे पसीना बहा के। फिर ऐसे एक दिन की बात है, जब डांस वांस हम कर रहे थे तो मुझे रियलाइज हुआ कि इज्जत नहीं है कुछ भी उस इंसान की। वो जो बैक स्टेज पे डांस कर रहा है, इट डजंट हैव एनी वैल्यू। तो मुझे अच्छे से याद है, एक शो था उस टाइम पे, मेरी एज रही हुई करीबन 16 साल 17 साल के आसपास। एक शो चल रहा था हमारा, डांस शो था। तो उसमें कुछ एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था NIFT, तो उनके वो आए हुए थे रिप्रेजेंटेटिव। तो उन्होंने एक मॉडलिंग शो भी रखा हुआ था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप यार तू डांस वांस कर रहा है, तू तेरी शक्ल अच्छी, तू भी मॉडलिंग भी ट्राई कर ले। तो उन्होंने मुझसे फॉर्म वॉर्म भरवाया था, वो भी मैंने ट्राई किया, बट वो सब समझ में नहीं आया, मैं ऑनेस्टली बताऊँ। और उसके लिए बहुत पैसा चाहिए था। हमारा वैसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था कि हम इतना पैसा इन चीज़ों में डाल सकें। सो मुझे यही था कि एक था वो ड्रीम, पर वो निकल गया। फिर जब मैं पढ़ने की तरफ आया तो सब छूट गया था। और जब इंजीनियरिंग में आया तो कहीं ना कहीं मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मुझे इसमें इंटरेस्ट आया, और इसीलिए मेरा प्राइमरी हमेशा वही रहा। फिर उसके बाद एजुकेशन, बिल्कुल मैंने सोच लिया था कि मैं एक्चुअली, मेरा ये भी था कि मेरा प्लेसमेंट भी हुआ था। तो मेरे दोस्त बोलते थे प्लेसमेंट ले ले, कहाँ पढ़ाने में जा रहा है अभी। यार देख, मैं गया भी ना कहीं तो 2 साल बाद यहीं आऊँगा, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे पता है। तो ये मेरे क्लैरिटी आ गई थी कि मुझे ये काम करना है, और यही मैं लंबे टाइम तक करने वाला हूँ। कोटा में क्या बदला है पहले से? जब आप इतने टाइम से रहे हो, आप पढ़े भी हो यहाँ पे, पढ़ा भी रहे हो। कोटा में ना, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो अभी बच्चों का टेम्परामेंट बदल गया है। मतलब मैं आपको सही बोल रहा हूँ, ये जो कोविड टाइम आया ना, इसने बच्चों की जो विल पावर है ना उसको बहुत अफेक्ट कर दिया। मतलब जो जज्बा था ना लड़ने का, जो फाइटिंग स्पिरिट थी। जब मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे टाइम पर मेरी खुद की, हमारे 13th के अंदर 3200 ऐसे कुछ बच्चे थे, और मेरी पहली रैंक थी कुछ 3156 ऐसे कुछ। मैं कभी डिप्रेस नहीं हुआ अपनी लाइफ के अंदर। मैं बता रहा हूँ, मेरे को रात को सपना है कि तू ऐसे चला जाएगा, तो लड़ तो सही।
स्ट्रगल किया हुआ हमने लाइफ के अंदर। मैं जितने भी लोग आप देखोगे, आपने जितने से लोगों के साथ पॉडकास्ट किया है, जो आप सिलेक्ट करके आ रहे हो, वो सबने कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है। हाँ, सबके तो जब तक आप स्ट्रगल नहीं करते ना, तब तक आप फ्लरिश नहीं कर सकते हो। स्ट्रगल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। अब टेम्परामेंट में बहुत फर्क आ गया, कॉन्सेंट्रेशन फोकस में बहुत डिफरेंस आ गया है। टेक से जो टेक्नोलॉजी आ गई है, इन सबसे क्या है, ये हुआ है, फोन, सोशल मीडिया, ये इम्पैक्ट करता है, आपको मुझे भी करता है। आज हम भी हर 10 मिनट में अपना फोन चेक करते ही करते हैं। हमारे करने का कारण ये है कि हम बेसिकली यूट्यूब पे क्रिएटर्स भी है, तो चीजें देखनी पड़ती है, बट स्टिल हम बिना बैठ उसके भी करते रहते हैं। तो मुझे जो रियलाइज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परामेंट। आजकल लोगों को चाहिए क्विक रिजल्ट, मैंने ये किया और यूं हो जाए, मैंने एक वीडियो बनाया वायरल हो जाए। नहीं हो सकता। आप 1000 वीडियो बनाओ तब जाके शायद एक वीडियो आपका वायरल हो जाएगा। टाइम लगता है, टाइम के साथ होता है। मतलब कि मैंने भी जब स्टार्ट करा था, तो स्टार्टिंग में वो 5-10 व्यू आते थे, वो भी मैं ही देखता था। वही मैं कह रहा हूँ। तो पेशेंस लेवल डाउन हो चुका है, क्योंकि क्या होता है, वो लूप बन चुका है क्विक रिजल्ट वाला हर चीज के अंदर। ये किया ये हो जाए, ये किया ये हो जाए। नहीं होता है तो आदमी डिप्रेस होता है, फ्रस्ट्रेट होता है। तो वो चीज मैंने, जो उस टाइम की हमारी वाली जो फसल थी, या खेप बोलते हैं हम लोग उसको, जो लॉट होता है, वो उस लॉट में मैंने कभी ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा जो इतना डिप्रेस रहता है, इतना सोचता हो, ओवर थिंकिंग करता हो। एक चंक हमेशा रहता है, बट वो नंबर बढ़ गया है। आज बच्चों में आप मिलते हो तो क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव क्या दिखता है आपको? आप तो रोज सर क्लास जा रहे हो, बच्चों से मिल रहे हो। आजकल के बच्चे एडवांस बहुत है, एडवांस इन द सेंस चीज़ों को इंटरप्रेट करना, समझना। लेकिन साथ ही साथ, जैसे मैंने बताया, उनके अंदर जल्दबाजी बहुत है, ठहराव नहीं, रुकना नहीं चाहते हैं थोड़ी देर के लिए भी, कि अगर मैं थोड़ी देर रुक के अच्छे से काम करूँगा तो मैं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ज़्यादा अच्छी चीज़ें अटेन कर सकता हूँ लाइफ के अंदर। तो ये एक डिफरेंस है जो मुझे बच्चों के अंदर अभी मेजरली फील होता है। लेकिन अभी वाली जो जनरेशन है ना, एक और चीज़ है, मतलब जो पोस्ट कोविड जो 9th-10th क्लास के बच्चे, उनके फंडामेंटल्स बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। मतलब वो जो तकलीफें फेस करते हैं ना बच्चे अभी, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए अब जो बच्चे जो भी 9th-10th में पढ़ रहे हैं, उस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। अगर आपके दिमाग में कहीं पर भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे वो JEU, नीट हो, CUET हो, या कोई और भी हो, तो अभी 9th-10th के फंडामेंटल्स स्पेसिफिकली साइंस स्ट्रीम के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उनको ब्रश अप करके जब आप 11th क्लास में आते हो, तो एक एज मिलता है उन बच्चों को जिन्होंने अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग किया हुआ होता है। राइट सर। और तीसरी, आजकल के बच्चे मूवी सेंस पर, पहले भी होते थे ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल क्या है ना, मतलब इंडिपेंडेंट ज़्यादा हैं। तो जैसे एज होती है जिसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो अफेयर्स वगैरह में बच्चे बहुत जल्दी फंस जाते हैं। कई बच्चे मतलब नशे वगैरह की तरफ मुड़ जाते हैं। तो वो एक पॉइंट है जो अभी ज़्यादा हो गया है एज कम्पेयर टू पहले ना हमारे पास डिस्ट्रैक्शन के लिए सिर्फ साइबर कैफे हुआ करते थे। अब देखा होगा कोटा में बहुत सारे साइबर कैफे होते थे उस टाइम पर, 2008, 9, 7, 6, 5 के आसपास। उस टाइम पर बच्चे जाते 1 घंटा साइबर कैफे, पैसे लगते थे, आधा 1 घंटा साइबर कैफे जाता और वापस आ जाता। लेकिन अभी फ़ोन हो गए तो फ़ोन 24 घंटे आपके साथ रहता है, आपको जो कुछ ब्राउज करना है आप कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जब बच्चा बिल्कुल थोड़ा सा भी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट होता है तो एक लूप में फंस जाता है। तो वो लूप बड़ी खतरनाक लूप है, उसको बाद में रियलाइज होता है कि मैंने अपना कितना सारा टाइम यहाँ पर वेस्ट कर दिया है। तो अभी बच्चों को समझना चाहिए कि ये जो टाइम होता है, जो भी लोग कहीं भी पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं कोटा में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, सब जगह सेम है। ऐसा नहीं है कि कोटा में पढ़ रहे हैं तो ये वो है, सब जगह सेम है। तो उनको समझना चाहिए कि कंस्ट्रेंट लगा के रखें, चीज़ों को आप समझें। ये जो 1-2 साल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी आगे की लाइफ डिसाइड करते हैं। सर जैसे कि कई बार बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ने बैठते हैं, मन नहीं लगता है, बहुत जल्दी फिर मन उड़ जाता है, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फ़ोन चलाते हैं, तो फिर उसके बाद रील्स और वो लूप में घुसते हैं, तो फिर इतना टाइम पार हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है। तो बच्चों को कैसे अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए? देखो, सबसे पहले कंट्रोल आएगा यहाँ से। उनको कॉन्शियसली हर बार ये सोचना पड़ेगा कि मैं अपना टाइम किल कर रहा हूँ। देखो, जो भी सोशल मीडिया है, चाहे वो रील्स हो, चाहे यूट्यूब शॉर्ट्स हो, वो सब बनाए से वो डिजाइंड ऐसे हैं कि वो आपकी डोपामिन लूप को अफेक्ट करते हैं। आपने एक वीडियो देखा, आपको मजा आया, आप दूसरा देखोगे ही देखोगे, क्योंकि आपको डोपामिन मिलता है। जैसे आप मीठा खाते हो, मीठा खा के कैसा लगता है आपको? वो अच्छा लगता है, मजा लगता है। क्यों आता है मीठा खाने में मजा? मन संतुष्ट होता है। हाँ, मन संतुष्ट नहीं, वो डोपामिन रिलीज करता है। हमारा जो माइंड है, जब भी आप कभी मीठा खाओगे ना, तो आपका माइंड डोपामिन रिलीज करता है, और डोपामिन इज हैप्पी हार्मोन। आप जो भी ऐसा काम जिसमें आपको संतुष्टि मिलती है, दैट मीन्स डोपामिन रिलीज हुआ है। पढ़ाई में भी डोपामिन रिलीज होता है, लेकिन बहुत स्लो।
याद करो कभी आप एक क्वेश्चन को लेकर बैठे हो, 5 मिनट उससे फाइट के उसके बाद क्वेश्चन का आंसर आया, यस, और फिर डोपामिन रिलीज होता है कि मेरे इनपुट का आउटपुट आया है। आजकल क्या है, इनपुट इतना सा और आउटपुट इतना बड़ा चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, मतलब बता रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब हमारे टाइम की जो अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जो एक्चुअली एफर्ट डालते हैं, जो अच्छा स्कोर भी करते हैं। उसका कारण क्या है कि वो एक क्वेश्चन आया, ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट किया और आंसर देख लिया, या एक बार अटेम्प्ट किया, स्कैन किया, सोल्यूशन देख लिया। वो आदत अगर किसी बच्चे के, उसको इंस्टेंट छोड़ देनी चाहिए। आप क्वेश्चन से लड़ो 5 मिनट 10 मिनट, जब आप उसको ट्राई करोगे, आपका अगर आंसर आ गया तो आप देखना इतना मजा आएगा आपको। लोगों के इनपुट डाल के आउटपुट नहीं आता, और जब इनपुट डाल के आउटपुट नहीं आएगा तो आदमी डिमोटिवेट होता ही होता है, फिर उस काम करना बंद कर देता है। तो कोई बच्चा पढ़ने बैठा, उसने 2 चीज पढ़ी, उसने बोला समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसको सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, उसको टाइम देना ही नहीं चाहता वो, तो क्या सोचता है, ये समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं कर रहा, कुछ और करता हूँ। वो कुछ और में कहाँ पहुंच जाता है, फोन के पास। जबकि उसको ये समझना चाहिए, उसको ईगो पे लेना चाहिए कि मुझे क्यों नहीं आ रहा है, क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ कि मुझे इतनी सी चीज समझ में नहीं आ सकती। तो उस चीज को लेकर काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी करें, मान लो आज हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, हमें कोई आउटपुट ही नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? नहीं यार, काम नहीं कर रहा, छोड़ते हैं। नहीं, एक जगह मैं कोई एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो एवरेज जो पॉडकास्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि 3-4 पॉडकास्ट के बाद गिव अप कर जाते हैं। फिर उसके बाद वो आते हैं, ये तो मैंने बोला इंस्टेंट रिजल्ट। हाँ, फिर उसके बाद वो आते हैं जो 10, 12, 15, 20 तक जाते हैं, फिर उसके बाद गिव अप कर जाते हैं। फिर वो होते हैं जो 21वां 22 पे जाते हैं, और जो 21-22 उस नंबर को क्रॉस करते हैं, वो रियली में फिर वो हर एक चीज को ओवरकम करके और आगे मतलब कि अपने लिए स्कोप क्रिएट कर लेते हैं, और मतलब कि अच्छा करते हैं। मतलब कि जनरली देखा गया कि जो 20 से ज्यादा, ऐसा क्यों होता है? 20 से ज्यादा, क्योंकि फिर वो इतने लंबे टाइम से करते आके तो उन्होंने देखी है वो गलतियां देखी है, और अपनी गलतियों से सीखते सीखते मतलब वो लर्निंग प्रोसेस होता है। वो जो 20-22 वीडियोस का प्रोसेस रहा ना, उसमें पहला वीडियो बनाया, देखा क्या गलती की, क्यों व्यूज नहीं आ रहे, फिर काम किया अगले पे, फिर अगले पे, अगले पे, अगले पे। और ऐसा कभी नहीं होता अगर आपके पहले वीडियो पे 5 व्यूज आए ना, दूसरे पे 7 तो आएंगे, तीसरे पे 10 आएंगे, चौथे पे 15 आएंगे। तो स्टेप्स होते हैं, आप जंप नहीं कर सकते। एक्चुअली होता क्या है ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ काम करने से ना एक सेल्फ बिलीव बढ़ता है। जैसे कि पहले क्या होता था कि मैं जब खुद से शॉर्ट्स बनाता था ना, तो मुझे कॉन्फिडेंट नहीं आता था कि मेरे फेस से लोग देखेंगे वीडियो को, कॉन्फिडेंट नहीं आता था। तो फिर मैंने ना बीच में ट्राई किया, पहले 500 व्यू आए, ऐसे जाते जाते 10,000, 15,000। अब क्या है कि मेरे खुद के शॉर्ट पे अच्छे खासे व्यू आने लगे, तो वो समय के साथ मुझे कॉन्फिडेंट आया। स्टार्टिंग में मुझे कॉन्फिडेंट नहीं आता था, डर लगता था यार, करूँ कई बार तो सोच के महीनों नहीं करता था मैं, यार मैं मेरे को कोई नहीं देखेगा, ऐसा लगता था, मैं करते नहीं था वो डर से। ये पता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इंसान अपने आप को सबसे बर्बाद समझता है। मतलब मेरे लिए दुनिया में मुझसे, मैं सबसे बर्बाद हूँ, बाकी सब मुझसे अच्छे हैं। ये एक स्टूडेंट की भी थॉट होती है। मैं आप ये ट्राई करना एक्सपेरिमेंट, एक बच्चे को लेके जाना मार्केट में, स्टूडेंट को, और उसको दिखाना बच्चा ये बच्चा तेरे से अच्छा होगा या बुरा। 99% है बोलेगा मेरे से अच्छा होगा, उसे पता ही नहीं है चाहे वो, लेकिन ये हमारा सेल्फ बिलीफ होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को वैल्यू देते हैं और अपने आप को ज्यादा अच्छा समझते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। ये फिलॉसफी आपको लाइफ में हमेशा फॉलो करनी चाहिए। हो सकता है आप सबसे बर्बाद हो, लेकिन अगर आप अपनी आंखों में अच्छे नहीं हो तो आप किसी और की आंख में तो अच्छे हो ही नहीं सकते। आज दुनिया बैठी किसके लिए है? आपको क्रिटिसाइज करने के लिए। अगर आप खुद ही खुद को क्रिटिसाइज करोगे तो दुनिया तो करेगी। तो इसलिए हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू आर योरसेल्फ। अपने आप जैसे हो अच्छे हो, अपने आप के ऊपर घमंड करो। ये बोलो कि आई एम द बेस्ट, मुझे क्या करना है, मैं ये जो चाहूं मैं कर सकता हूं। इसलिए डिसाइड करो कि मुझे ये करना है और उसमें अपने एफर्ट डाल दो। एफर्ट्स आर वे मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। और ऑनेस्ट एफर्ट से हमेशा आपको रिजल्ट मिलते हैं, चाहे वो लेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने जिंदगी में जो चीज चाहिए और आपने उसके लिए एफर्ट मारा वो आपके पास नहीं है। देर आएंगे पर दुरुस्त आएंगे, हमेशा आएंगे। मैंने हमेशा बच्चों से ही बोलता हूँ कि आप अपनी लाइफ में देख लो घूम के, आपने ऐसी कोई चीज जो आपने चाहिए हो और आपने उस पर ऑनेस्ट एफर्ट डाले हो, वो आपके पास नहीं हो। नहीं, बिल्कुल, जो जिस पे भी एफर्ट डाला है वो मिला ही है, भले लेट से ही सही, बट आपके एफर्ट कंटिन्यू रहने चाहिए, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मैं मतलब कि सर मैं बताऊं, मैं इतने मिडिल क्लास फैमिली से और गांव से आता हूं
मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कोटा आके यहाँ पे मतलब कि बड़े बड़े जो लोग हैं यहाँ पे इनके साथ में वीडियोस बनाऊंगा, दूर दूर तक नहीं, लेकिन ये था कि मन में एक विश्वास था कि यार अगर मेहनत करें, ऐसा पॉसिबल तो नहीं लगता था, लेकिन मेहनत करें यार तो हो सकता है कि लोग रिकॉग्नाइज करें और मौका दें एक बार। बिल्कुल। तो सर ये तो बात हो गई एजुकेशनल रिलेटेड सारी। ये बाद में हॉरर स्टोरी वाली, ये कहाँ से सर, इसमें कहाँ से आप आ गए, ये भूत वाली कहानी कहाँ से सर आप सुनाने लगे इतने? ये कैसे हुआ सर, कैसे बच्चों ने एक्सप्लोर किया इसे और कैसे एंगेजमेंट बढ़ने लगी, कैसे क्या हुआ? यार मैं जब ऑफलाइन क्लास पढ़ाता ना, पहले 2000 मतलब 15-16 की बात है, तो जैसा कि आप जानते हो कोटा में बच्चों को एंटरटेन भी करना पड़ता है पढ़ाने के साथ साथ। तो जब मैं पढ़ाता था तो वहाँ पर कोई गाना सुना रहा है, अपनी तो आवाज़ भी अच्छी नहीं है, कोई शायरी बोल देता है ना, कुछ लोग शायरी तो आपने सुनी होगी, बहुत बढ़िया बढ़िया सा शायरियाँ सुनाते हैं। तो मैं सोचता था यार मैं ये सब काम तो नहीं कर सकता, मतलब शायरी गाना डांस में जाता था, अब डांस तो आप कर नहीं सकते क्लास के अंदर। तो ऐसे दिन मैं बैठा था ऐसे ही, मतलब बच्चों को क्या, बच्चे पढ़ते पढ़ते इनके मैं मुँह से जाता है बिल्कुल। तो मैंने एक दिन बोला चलो तुमको मैं स्टोरी सुनाता हूँ एक। तो उन्होंने बोला ठीक है सर सुनाओ। तो मैंने उनसे पूछा कौन सी स्टोरी सुनाओगे, तो चलो हॉरर स्टोरी। अब ये वाली चीज़ होती है ना, इसमें हॉरर का बड़ा मजा आता है, हम लोग भी छोटे थे तो हॉरर स्टोरी सुना करते थे। तो मैंने ऐसे एक हॉरर स्टोरी सुना दी बच्चों को, तो बड़ा मजा आया। फिर जब भी रिफ्रेशमेंट का टाइम होता, बच्चे मुझसे बोलते सर हॉरर स्टोरी सुनाओ। तो अब मैं ऐसे ही महीने 2-3 महीनों में एक बार कभी कभी हॉरर स्टोरी सुना देता था। तो इस तरह से मैंने हॉरर स्टोरी सुनाई। फिर 2019 की बात है, टीचर्स डे था, तो E2s में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। जैसे सबने डांस वांस कर लिया, मैंने भी डांस कर लिया उसमें, वो वीडियो पे बहुत सारे व्यूज़ हैं, उस पर 97-98 लाख व्यूज़ हैं उसके ऊपर। किसी बच्चे ने बना के डाल दिया था वो डांस, मैंने भी देखी है। हाँ वो क्लास सड़की क्लासी वाला के गाना है। तो उसी दिन फिर मैंने बच्चों को मैं चलो ठीक है तुमको आज अब मजा चल ही रहा है, चलो मैं तुमको हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। तो बच्चे बिल्कुल बढ़िया मजा, हाँ सर सुनाओ सुनाओ सुनाओ। तो उस दिन मैंने 2 स्टोरीज सुनाई थी। वो दोनों स्टोरीज आई थिंक 1 महीने या 2 महीने में वो सब दोनों मिलियन क्रॉस कर गई थी। अरे वाह, तो वो कैसे डल गया सर, वो कहाँ डला वो तो था? हमने टीचर्स डे पे ऐसे, मैंने तो मेरा तो कोई इंटेंशन भी नहीं था। तो जो हमारी E2s वाली टीम थी यूट्यूब वाली, उसने उठा के काट के जस्ट फॉर फन डाल दिया। हाँ वो टीचर्स डे पे हमने सेलिब्रेशन किया, उन्होंने डाल दिया, और उन्होंने डाल दिया तो चल गए, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मेरा कोई था ही नहीं ऐसा। फिर 2020 की बात है, जो लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, तो मैं पढ़ाता था दिन भर। तो पढ़ा के ये लगता था यार, एक दिन ऐसे बैठा हुआ था तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि रास्ते में कितने बच्चे पढ़ा दिए, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के लाखों बच्चे मैंने पढ़ा दिए, मैं किसी बच्चे को नहीं जानता। एक बच्चा मेरे से आया, 12th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, 13th में पढ़ा, और फिर चला गया, कॉलेज चला गया। एक बच्चा 2 बच्चा शायद मेरे से कांटेक्ट में रहता है, वो भी 1-2 साल में डाइल्यूट हो जाता है। तो बस थिंकिंग कि यार मैं अपने बच्चों से रिकनेक्ट कैसे करूं जिनको मैंने पढ़ाया है। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं क्लास में क्या करता था, हॉरर स्टोरी सुनाता था। तो जब मैं यहाँ कोटा में दादावाड़ी में रहता था, तो मैं जिस फ्लैट में रहता था तो वो काइंड ऑफ हॉन्टेड था, लोग ऐसा बोलते थे। तो वहाँ मेरे साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, तो मुझे लगा ठीक है यार, मुझे तो यही आता, मैं ये सुना देता हूँ। तो मैंने ऐसा अपना छोटा सा स्टूडियो था, रूम जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, और मैं उसमें गया अपने घर पे बोल के वाइफ वगैरह कि मैं जा रहा हूँ स्टोरी सुना। बोलते तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी हॉरर स्टोरी कौन सुनेगा? तो मतलब मुझे नहीं पता कौन सुनेगा नहीं सुनेगा, मैं तो जा रहा हूँ। मैंने अपना रूम लॉक किया, आधा पौन घंटा मुझे लगा, सारे इंसिडेंट मैंने नरेट किए। उसके बाद मैं आया, कंप्यूटर पर बैठा, एडिटिंग वेडिंग मुझे कुछ नहीं आती थी, सिंपल सा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर था वो मुझे आता था। मैंने क्लिप्स क्लब की, रेंडर किया और अपलोड कर दिया। ना कुछ टैग ना कुछ, वो कहानी का नाम था आप बीती, डाल दिया। आप बीती मेरे साथ हुआ था वो, उसमें कोई मतलब मिक्सिंग नहीं थी, जो सब कुछ था प्योर था। तो स्टोरी गई तो उस पर पहले 1-2 दिन में शायद 10-15 हज़ार व्यूज़ आ गए थे। तो मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं करता व्यूज़ के लिए, तो अच्छा लगा, लोगों का रिस्पॉन्स आया कमेंट्स में। उन्होंने सर एक और स्टोरी सुनाओ। फिर मैंने उनको एक और स्टोरी सुनाई, फिर उनको अच्छी लगी, सर एक और सुनाओ। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ, एक। अब मुझे लगा चलो अच्छा है, पढ़ाई के अलावा भी मेरा भी थोड़ा रिफ्रेश होता था। कोविड टाइम पे आपको पता है कितना दिमाग में वो चला करता था। तो इस तरह से धीरे धीरे चीज़ें शुरू हुई, लोगों को हॉरर स्टोरीज पसंद आने लग गई और मैं हॉरर स्टोरी सुनाता गया। फिर मुझे लगा, मैंने लोगों से पूछा कि भाई आपके एक्सपीरियंस आप शेयर करो, लोगों ने शेयर किए। उनके जब एक्सपीरियंसेस आए तो मैंने उनको पढ़ा और मैंने उनको रिलीव करता हूँ मैं बेसिकली, जब भी वो आता है तो उनको जब मैंने सुनाया, नरेट किया, तो उनको और अच्छा लगा, और इस तरह सिलसिला शुरू हुआ। और धीरे धीरे आज सब लोगों का प्यार मिल रहा है। तो सर ऐसे मतलब कि
हॉरर स्टोरीज में ऐसा तो नहीं होता बच्चा डर जाता है एकदम से? नहीं क्लास में ये तो नहीं बोलते एक्चुअली सर डरा देते हो अब हमें? एक्चुअली पता है क्या होता है, जैसे मैं तो इनको पहली बात तो ये बोलता हूँ कि देखो एक्सपीरियंसेस होते हैं कई लोगों के, वो क्यों हुए हैं कैसे हैं उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। कोई मुझसे पूछे भूत होते हैं नहीं होते हैं तो आई डोंट नो, सबका अपना अपना बिलीफ है, हो सकता है तुम्हारे लिए होते हो मेरे लिए नहीं होते। मैंने तो अपनी लाइफ में आज तक कुछ नहीं देखा, ठीक है, लोगों के साथ होते हुए देखा, एक्सपीरियंस किया है। और तुमको बताऊंगा एक कोटा का भी इंसिडेंट है, बहुत सारे इंसिडेंट है मेरे सामने, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद मेरे दादाजी जैसे ज्योतिष और तांत्रिक दोनों रहे हुए हैं, तो शायद उनके तरफ से कुछ वो आ गया हो एलिमेंट की, हाँ भाई सेलेक्टेड ही आदमी ये सुनाएगा, वापस से वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। या फिर ऐसा होता है कि बस मैं ये जानता हूँ कि इनको जैसे आपको जब सुनते हैं ना लोग एक्सपीरियंस, तो आपका अपना डर खत्म होता है, आपके लिए चीज़ें अननोन नहीं रहती है। कई बार आप कहीं जाते हो, इसके दो बड़े नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड्स होते हैं। जैसे आजकल जैसे मैं इतने एक्सपीरियंस सुना दी ना, मैं कभी खुद होटल में जाता हूँ रात में मेरी आँख खुल जाती है, मैं देखता हूँ चारों तरफ, कांच में नहीं देखता हूँ मैं। क्यों? माइंड क्रिएट कर लेता है ना। मैंने इतने एक्सपीरियंसेस देखे हैं लोगों के कि मेरे को कांच में देखूँ तो मेरे को लगेगा कांच में कुछ ना कुछ दिख तो नहीं रहा है। मतलब कई बार ऐसा होता है, जैसे एक बार मैं रात को अपने फ्लैट में उठा तो मुझे लगा कोने में कोई है। अरे बाप रे। रात को 3 बजे के आसपास का टाइम, तो मेरी जनरली 3 बजे आँख खुलती है। हाँ। 3 बजे आँख खुली तो मुझे लगा कोने में कोई है। अब अगर मैंने एक्सपीरियंस नहीं देखे हुए होते तो शायद मैं सोचता पता नहीं क्या है क्या नहीं, मैं तो चला गया उस कोने में, मैं देख के आता हूँ कौन है। तो इसमें क्या होता है ना, आपको लग रहा है ऐसा तो डरो मत, डरने क्या आता है, चला गया। तो माइंड क्रिएट करता है। 99% टाइम्स मेंटल इल्यूजन्स होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। अच्छा। सिर्फ 1% केसेस के अंदर लोगों के साथ कुछ ना कुछ होता है, चीज़ें होती है, तो बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इससे क्या ना, आप और स्ट्रांग होते हो। मतलब मेरे पास कई लोग हैं, वो भी आए कमेंट्स भी कि सर आपने बताया था इसलिए पहले से वहाँ पे संभल के रहा और ऐसे होने से बच गया। कई लोग बोलते हैं, कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट आई डोंट केयर अनटिल लेस लोग जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, अगर उनको मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। जैसे पढ़ाने के केस में, अगर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है तो मैं पढ़ाता रहूँगा। जिस दिन उन्होंने बोले नहीं मज़ा नहीं आ रहा तो नहीं पढ़ाएंगे, और क्या है। तो वही वाली बात है, आपको जो काम, मैं एक चीज़ बोलता हूँ लाइफ में कि आपको ना हमेशा चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए, आपको अपने आप को कन्फाइन नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में कोशिश करता हूँ हर चीज़ ट्राई करने की। हो सकता है मैं सक्सेसफुल रहूँ, हो सकता है अनसक्सेसफुल रहूँ, पर कल को जब मैं घूम के देखूंगा तो मेरे मन में ये नहीं रहना चाहिए कि ये मैं कर सकता था लेकिन मैंने ये ट्राई नहीं किया। तो वो लाइफ में नहीं रहना चाहिए। एक आपका सबसे पहले आपका एक मेन ट्रेड होना चाहिए कि ये मेरा मेन वो है जो काम मैं करता हूँ। उसके बाद आप पैरेलली जो भी कुछ ट्राई करना चाहते हो, यू शुड ट्राई। सर एक कोई स्टोरी हो जाए छोटी सी सर, हॉरर स्टोरी कोई। हॉरर स्टोरी क्योंकि बिना इसके सर वीडियो एंड करना मजा नहीं आएगा। छोटी सी सर। अभी एक रीसेंट स्टोरी तो नहीं है, मतलब एक इंसिडेंट एक बच्ची के साथ हुआ है, बट वो अभी भी शी इज़ फाइटिंग विद इट। तो अभी इसका मतलब वो जब हो जाएगा, उनको वो ठीक हो जाएगी, तो आई वुड इनवाइट उसके पेरेंट्स को, तब मैं एक्चुअल पिक्चर तब समझ के आएगी सामने। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्या था। अबेड़ा महल जानते हो आप? हाँ हाँ। जो बायोलॉजिकल पार्क बना हुआ है, अभी 2 महीने पहले की बात है। तो ये एक फैमिली थी जो वहाँ पे घूमने गए, तो घूम के आ गए, नॉर्मल जैसा होता है वैसा के वैसा ही। अब वो घूम के तो आ गए, और शाम को घर पे आने के बाद उनकी एक बेटी है 8-9 साल के आसपास की उसकी एज है। तो अचानक से उसे कुछ हुआ। क्या हुआ? एकदम से उसके अंदर अजीब से मोशन शुरू हो गए, वाइब्स आना बहुत दूर से, और वो अजीब सा मुंह बना लिया उसने, और इस तरह से उसने करना शुरू कर दिया। जैसे ऐसे हमने भी कई बार देखे बहुत जगह कि कैसे हो जाता है ऐसे। इसको मेडिकल तो वो बोलता है स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर या फिर डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अच्छा ऐसा बोलते हैं। अब मुझे भी नहीं, देखो कौन प्रूव तो मैं भी नहीं कर सकता, मैं कौन हूँ प्रूव करने वाला। मैं तो लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, जो देखता हूँ सुनता हूँ वो बता सकता हूँ। तो मैं कभी इस चीज़ में जाता नहीं हूँ कि ये होता नहीं होता। बट जब आप देखोगे चीज़ों को तो देयर आर सम ट्रिगर पॉइंट्स, वो ट्रिगर होती चीज़, और उसके बाद जैसे कोई मेडिकल उसका कुछ होता नहीं है, पर जैसे कोई ये जब दूसरे लोग होते हैं ठीक करने वाले, वो ठीक कर देते हैं, वो ट्रिगर पॉइंट बंद हो जाता है। जैसे कई स्टोरीज हैं कि उसको बिल्कुल सब कुछ हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसके अंदर जो एंटिटी थी उसकी चीज़ों को आपने शांत किया, वो बिल्कुल शांत हो गया, फिर ठीक हो गया दोबारा से। कभी दोबारा उसकी तबीयत खराब नहीं हुई वैसे की वैसे। फिर क्या हुआ सर? तो अब उसने बच्ची ने ऐसे किया तो उसके पापा आए उसके पास, उसका हाथ ऐसे संभालने के लिए, तो उसने उसके हाथ यूं पकड़ा ऐसे। बच्ची ने पापा का हाथ यूं मोड़ दिया पूरा। तेरी तो तोड़ दिया क्या? बच्ची की एज 7-8 साल। हाथ तोड़ दिया? थोड़ा नहीं, मोड़ दिया पूरा यूं का यूं। अच्छा। और जब हाथ हटाया ना
तो जो हाथ है ना, अभी जैसे मैं आपका हाथ पकड़ूं, हाथ दो अपना, ठीक है, मैं, ठीक है, क्या मेरा हाथ आपके हाथ पे छप गया? चेक करो, नहीं, देखते हैं खोल के, देखो नहीं छपा। मैं और तेज मारूं, मेरा हाथ छप जाएगा क्या पूरा? बहुत तेज मारोगे तो निशान तो लाल पड़ जाएगा, लाल पड़ेगा, निशान पड़ेगा ना। ऐसा होगा कि आपकी स्किन इतनी मोटी होगी बाहर उखड़ के आ जाएगी? नहीं वैसा नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक हंटर से मारूं, तो ऐसे होता है जैसे दांत से काट लिए तो फिर वो उभड़ जाता है स्किन। नहीं, मैं अगर चमड़े के हंटर से मारूं ना, तो जहां मारूंगा वहां लाइन बन जाएगी, लाइन ऐसे उगड़ जाएगी थोड़ी देर के। उसके हाथ ऐसे छपे हुए थे, इतनी मोटी मोटी स्किन, जहां जहां छपा हुआ था पूरा छप गया था वो हाथ। मैंने फोटो देखी अपनी आंखों से, वो फोटो मेरे पास है नहीं, ठीक है ना। तो घबरा गए सबके सब। उधर से उसके चाचा को यूं किया ना, मूवीज में दिखाते हैं, ऐसे कैसे वापस दीवार पे जाके भिड़ा। इतनी पावर रियल में हुआ है, ये रियल में हुआ है, ये रियल में हुआ है, बिलीव नहीं करोगे। और वो देखिए 1920 उसमें कैसे चलती थी वो हीरोइन, ऐसे ऐसे करके। जैसे मैं नहीं देखता, मेरे को डर लगता है। वो ऐसे ही चल रही थी। फिर आपको 12 बजे उसका वो भी वीडियो था, वो मैंने भी नहीं देखा। टॉयलेट जाने में तकलीफ आती है, फिर से डर लगता है। नहीं तकलीफ, टॉयलेट जाना ही नहीं पड़ेगा ना। कई केसेस में तो बेड पे ही हो जाता है। खैर अपार्ट फ्रॉम, मतलब वो बहुत ट्रबल से निकले वो लोग, मतलब बहुत मुश्किल रहा उनके लिए वो। वो चिकन मांगती थी, चिकन खाना है मेरे को, मटन खाना है, और यूं दोनों हाथ से यूं खाते थे, यूं करके, और यूं करते खाने के बाद। तो उनके साथ बहुत दिक्कत है। उन्होंने कोशिश की कहाँ जाए, तो यहाँ कोटा में कोई थे उनके पास भी, उन्होंने मना कर दिया, बोले मेरे बस का नहीं। अरे तेरी तो। फिर एक मेरे जानकार हैं जो सब डील करते हैं, मैंने उनका नंबर दिया, उन्होंने पैसों का कुछ बताया कि इतना पैसा लगेगा, तो वो ऐसे हो गए। फिर वो अभी कहीं और एक जगह है, वहाँ पर जाकर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो बीच में तो और भी हालत ख़राब हो गई थी, मतलब उसके बॉडी के अंदर एक की जगह 2 एंटिटीज आ गई थी। अच्छा। और वो दोनों आपस में फाइट करती थी उसकी बॉडी के अंदर। और सुबह तक सब ठीक होता, शाम होते ही तो वो एंटिटी उसके अंदर आ जाती थी। और फिर तो क्या हो गया ना, ये और हो गया, उनके मोहल्ले में सबको पता लग गया। तो शाम को जब एंटिटी आती तो लोग उनके पास आते, जैसे तुम आए कि सर मेरे घर में ये चल रहा है, तो तुम्हारी पूरी हिस्ट्री बता देगी वो। अच्छा, तेरे साथ ये हुआ था, तेरा नाम ये है, तेरे इतने वो है, इतना वो है, तू यहाँ काम करता है, उस खानदान है तेरा, पूरी हिस्ट्री बता देगी। और फिर ये बता देगी तुमको जो दिक्कत है ना, वो कब रिजॉल्व हो जाएगी, क्या रिजॉल्व होगी। ये मतलब पॉसिबल है क्या? ये हो रहा है। मतलब कई बार ऐसा मेरे पास हमने वीडियोस देखे हैं मेरे पास लगातार अपडेट आती थी। जब भी मेरे दोस्त है जो उनके ही काम करता था वो, तो मेरे को अपडेट देते कि अब ये चल रहा है, अब ये चल रहा है। तो जब वो बच्चे ठीक हो जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा उनके पेरेंट्स को लाने की। वो आपको वीडियोस भी दिखाएंगे, वो शायद फोटोज भी दिखाएं, वो उनकी इच्छा है, क्योंकि देखो फैमिली प्राइवेसी है, मैं कोई उस पर फोर्स नहीं करता। मुझे पता भी नहीं वो आएंगे नहीं मेरे पास। बट द पॉइंट इज, अब शी इज मतलब जहाँ पे जा रहे हैं उससे 3-4 हफ्ते लगातार गए हैं वो, तो अब शी इज इन इम्प्रूवमेंट, थोड़ा थोड़ा वो ठीक हो रही है, बट स्टिल शी इज सफरिंग। तो सर मतलब कि सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमने कई बार ऐसे देखे हैं वीडियोस वगैरह में, कुछ लोग हैं जो मतलब कि बता देते हैं कि यार उनके हिस्ट्री के बारे में या उनका प्रॉब्लम के बारे में उनको पहले से पता होता है, ऐसे जैसे कि क्या सच में पॉसिबल ऐसा होता है? कुछ ऐसा है ऐसा? पहली बात ये कि आप ये मानते हो या नहीं। हाँ, ठीक है। तो आप कैसे होता है सर? वो फेक वीडियोस तो नहीं होते? आप हिप्नोसिस को मानते हो? हिप्नोटाइज कर दिया मैंने आपको, मैं कर सकता हूँ आपको हिप्नोटाइज। नहीं सर, मेरे को मत करना। नहीं, इस दुनिया में जो लोग आपको हिप्नोटाइज कर सकते हैं, मैंने अपने आँख के सामने देखे हिप्नोटाइज होते हुए लोग। होते हैं, कैसे होते हैं वही समझ में नहीं आता। एक जगह मैं कहीं गया हुआ था, मैं उतना डिटेल बताना नहीं चाहूंगा। क्या हुआ था कि मेरे कोई अपने ही जान पहचान के कोई एक आदमी थे। तो क्या हुआ था कि वो जैसे बोला जाता है ना, झाड़ फूक करवा लो या ये करवा लो वो करवा लो तो ठीक हो जाएगा। तो लेके गए उनके पास, मैं भी गया। तो मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ होता होगा। तो जब गए ना, तो वो हमारे साथ हमारे बीच में ऐसे ही नॉर्मल बैठ के गए, एकदम बिंदास। और जब वो उसके पास गए ना, और उसने एक छोटा सा रस्सी और रस्सी लेके और बोला इसको देखो, रस्सी को देखो। इस तरीके से वो देख रहे थे। देखते 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 आंखों का रंग चेंज हो गया, मतलब कि फेस, मतलब कि लिटरली वो अलग तरीके से बोलने लगे, मतलब कि इंसान चेंज, आवाज चेंज, सब कुछ चेंज। विश्वास ही नहीं हो रही और ये सब पॉसिबल है। मेरे तो एकदम आंखों के सामने देखा, फट गई थी सर देख के। मैंने किया ये क्या है यार, जल्दी निकालो मेरे को यहाँ से।
मतलब कि ये कैसे कर दिया सर, मतलब ये समझ ही नहीं आता ये। एक्चुअली क्या होता है ना, मतलब ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स होती है, हाँ दीज आर मतलब पीपल। तो क्या होता है ना, हमारे सबके जो ब्रेन वेव्स होती है ना, उनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। देखो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता इन चीज़ों के बारे में, मैं तो अपनी थ्योरीज बनाता हूँ, तो मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता, बट आई हैव सीन पीपल जिनके पास सिद्धियाँ होती हैं। देर आर पीपल, आपने वो वीडियो देखा होगा जहाँ पर एक बाबा थे जो सियाचिन में 8-10 फीट की बर्फ के अंदर नंगे शरीर घूमते हैं, जहाँ पे सारे फौजियों ने इतनी मोटी मोटी, भाई आज के डेट में अगर आप बात करो तो फौजी से ज़्यादा ताकतवर क्या ही हो, जिसकी बिल्ट की अगर आप बात करो, जो हर दिन ट्रेनिंग कर रहा है, डेफिनेट। जब वो इतने थिक वो पहन के घूम रहा है और वो नंगा आदमी घूम रहा है, तो उसके अंदर से कौन सी पावर है। तो क्या होता है ना, मेडिटेशन एक अलग चीज़ होती है, वो आपकी ब्रेन वेव्स को आप कैसे, जैसे मैं कैसे ऑपरेट करूँ, आपने अब ब्रेन रीडिंग तो पढ़ी होगी, माइंड रीडिंग तो सुना होगा। हाँ हाँ हाँ, काफी ट्रेंड चल रहा है आजकल माइंड कैसे रीडिंग कर का। लेता है माइंड रीड, हाव क्या भाव तरीका देख है? के या ऐसे कुछ? नहीं, उसको आपके वो ब्रेन वेव से कनेक्ट करने हैं। हम क्या हैं, आज आप और मैं बात कर रहे हैं, आज आप और मैं दोस्त हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं। हाँ हाँ हाँ। तो अब आपको नहीं पता ना आप क्या रेडिएट कर रहे हो। अगर कोई ऐसी टेक्निक है जिससे कनेक्ट कर पाए और मैं आपके जो मेमोरी रिकॉर्ड है उसके अंदर ढूंढ पाऊँ चीज़ों को, तो मैं आपका ब्रेन रीड कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, मैंने कभी कोई पढ़ा नहीं है इसके बारे में, बट व्हाट आई थिंक इज कि दुनिया की सारी चीज़ें फ्रीक्वेंसी पर ही तो चलती है। तो अगर आप किसी की ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी को मैच करके उसको एक्सेस कर पाओ, तो आप उस इन्फॉर्मेशन, जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, उसको भी तो एक्सेस कर सकते हो। तो दैट हैपेंस। और दूसरा कनेक्टिविटी है, अलग अलग डायमेंशंस हैं, उन डायमेंशंस में अगर आप कनेक्ट कर पाते हो तो यू कैन सी। तो ऐसे बहुत सारे हैं, हम इंडिया में, तो इंडिया में क्या, इंडिया के बाहर भी हैं। हर धर्म के अंदर ऐसे लोग हैं जो मेडिटेशन के थ्रू बहुत ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। तो लेवल्स होते हैं, अगर आप ऐसे लोगों से मिलोगे तो आप उनसे ये कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि यार मतलब मैंने कुछ देखा है या कुछ हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हिप्नोसिस पॉसिबल है तो और भी चीजें पॉसिबल होती हैं। अच्छा, बाहर निकलते इससे वापस आते हैं सर अपने तो अब वैसे आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया लाइफ में पैरानॉर्मल? मैंने पर्सनली सर, पर्सनली मैंने ऐसा मैंने नहीं किया, पर मैंने देखा है अपने 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 लोग के ऊपर ये चीज़ देखा है मैंने। क्या तो देखा है वैसे? मतलब कि ऐसा देखा है ना, जैसे कि होता है ना कि ज़्यादातर मैं गाँव में जाता था, तो मैं ऐसा देखता था कि वहाँ पे कोई है पर्सन। एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ सर। एक लेडी थी, मतलब कि वर्कर, जैसे गांव में होता है ना सर, जैसे कि घर वर बनता है तो कंस्ट्रक्शन में जो लेबर वगैरह रहते हैं, तो एक लेडी थी। तो वो क्या हुआ कि रोज उन्हें देखते थे, मैं अपने नाना जी के साथ बैठता था और रोज उन्हें देखता था ऐसे काम करते हुए, हंसते खेलते बात करते हुए। एक दिन ना देखा मैंने कि यार उनका आवाज एकदम अलग हो गया, अलग बोल रही है, और मतलब कि टोन चेंज हो गया, मतलब कि फीमेल से मेल वॉइस हो गया, मेल वॉइस हो गया। और वो ऐसे बोल रही है, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं ये कर दूंगी, वो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरीके से। तो अब तो डर गया, मैं तो छोटा सा डर गया तो यार देख के कि यार ये क्या हुआ। उसके बाद कोई एक पर्सन थे गांव में जिनको बोला कि ये बुलाओ, झाड़ फूक करते हैं, ये ठीक कर देंगे। तो सामने ही मेरे लोग, गांव में क्या होता है कि कुछ भी होता है तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसे जनरली होता है, बिल्कुल होता है। तो सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो एक से एक कहानियां बताने लगे कि तुम लगता है वहां गई थी, वो पेड़ के पास गई होगी, उस पेड़ पे ये रहती है, वो रहती है, वो आ गई होगी, ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे थे वो लोग। तो उन्होंने क्या किया, एक पत्थर का टुकड़ा लिया और यहाँ पे कान में ऐसे रख के और पूरा जोर से दबा दिया, जोर से, जिससे पेन होने लगा उसको, पूरा तेज पेन होने। अब वो चिल्लाने लगा, एकदम से चिल्लाने लगी, मेल वॉइस में चिल्ला रहे थे वो। तो चिल्लाते 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 फिर वो पर्सन बोल रहे थे, छोड़ेगा कि नहीं इसको, छोड़ेगा कि नहीं इसको, इस तरीके से। आप पूरा सीन याद है तो वो कि नहीं 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 छोड़ेगा कि नहीं, इस तरीके से करते करते जितना तेज दबाते कि जितना तेज दबाते दबाते एक टाइम आया कि वो लड़की जो थी वो बेहोश हो गई। फिर मुंह पे पानी मारे उसके, जब आंख खुला ना नॉर्मल, उसको याद ही नहीं है क्या हुआ था उसके साथ, कुछ याद नहीं है उसको क्या हुआ था, एकदम नॉर्मल। ने बोला यार ये क्या है यार, ये कैसे हो गया यार, ये कैसे पॉसिबल हो गया, चलते फिरते नौटंकी कर दिए, ये कैसे पॉसिबल हो गया। और
ऐसा देख के नहीं लग रहा था कि वो नौटंकी कर रही है, हाँ मतलब कि उसको देख के ऐसा लग रहा था कि सच में है, क्योंकि उसको क्या जरूरत पड़ेगी सर नौटंकी करने की। वही वो तो मजदूर है, वो आ रहे अपने दिन का जो भी तैयारी मजदूरी कर रहे हैं और वो अपने कमा के जा रहे हैं, उनको ये सब तमाशा सही खड़ा बात करके करने की क्या क्या फुटेज लेना मिलेगा, है। सही बात है। और उस टाइम तो फुटेज होती भी नहीं थी। हाँ, तो क्या ही करना है नहीं, उसमें। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कोटा में ही, पता नहीं, मैं गया नहीं कभी वहाँ, उन्होंने बताया एक घर है वो अभी अबंडेंट पड़ा हुआ है, और उस घर में शाम के टाइम एक बिल्ली आती है, उस बिल्ली के आते ही घर की लाइटें जल जाती है अपनी। क्या बात कर रहे हो उस सर? घर में कोई इंसान रहता ही नहीं। ये उन्होंने मुझे बताया, मैं आज तक उस घर की तरफ गया नहीं हूँ, शायद जाऊंगा भी नहीं, मैंने उनसे एड्रेस भी नहीं पूछा, पर जैसे उन्होंने बताया तो उन्होंने बहुत सारे उन्होंने बताया मेरे को, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट बताए हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि अभी भी एक घर है वो ऐसा, उसमें जाओ आप, दिन में कोई नहीं रहता वहाँ पे। और अभी रिसेंट पता है एक गुमानपुरा है ना, वहाँ पे एक घर है उसमें कोई नहीं रहता, मतलब जा कोई भी रह ही नहीं पाता 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा। तो ये वर्कर्स आए थे इधर इंदौर साइड से कुछ, तो 3-4 लड़के थे, तो उनको मकान रहने को चाहिए था, तो उनको वो दिखाया, बोले यार देखो इस घर में कोई रह नहीं पाता। बोले क्यों? बोले ऐसे कुछ बोलते हैं, सब कुछ है, रह कुछ नहीं रहता, हम नहीं मानते सब। तो 4 लड़के थे, 2 रूम थे उसमें, तो उन्होंने 2 बेड थे दोनों तरफ, वो होता है ना बच्चों के हॉस्टल में बेड लगते हैं वैसे वाले बेड थे। भाई साहब रात को 2 बजे उनको उस घर से बाहर सड़क पे आना पड़ गया चिल्लाते हुए। तो रात को सो रहे थे ना, तो उनके बेड ऐसे से नाच रहे थे। क्या बात कर रहे हो? बेड नाच रहे थे? हिल रहे हैं जोर जोर से, कोई हिला रहा हो बेड को, खींच रहा हो। बाप रे। चारों के चारों उठ के बाहर, और अगले दिन शहर से बाहर। ऐसा भी हुआ है, मेरे को भी याद है आपसे बात करते करते, अभी मेरे को किसी ने 20-25 दिन पहले ये बात बताई थी। वो घर कौन सा तो मैं भी नहीं जानता, पर मुझे बताया था उन्होंने कि ऐसा ऐसा हुआ है, जो जिनने देखा है ना आंखों से, उन्होंने मुझे बताई थी ये बात कि ऐसा हुआ है। तो कौन एक्सप्लेन करेगा यार, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? मतलब अभी तो वीडियो काफी बड़ा हो गया है, आप जब मुझे बुलाओगे अपने पॉडकास्ट पे तो एक मैं आपको फनी कहानी सुनाऊंगा, ठीक है, भूत से रिलेटेड। बिल्कुल, बच्चों को मजा आएगा वो सुनने में, सुनने बड़ा मजा आएगा। नहीं तो ऐसा क्या होता है ना, कई बार तो मोस्टली तो क्या होता है, दिमाग का खेल होता है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि एनर्जी रिसाइड कर जाती है कहीं। एनर्जी तो हम भी तो एनर्जी, हमारी ये वेसल है और हम एनर्जी है, जब तक एनर्जी है तब तक वेसल काम कर रही है, जब चला जाता है तो कॉन्शियसनेस बाहर निकल कहीं और चली जाती है। तो बहुत सारी थ्योरीज होती है, खैर छोड़ दें इन सबको। और बच्चों को मेरी तरफ से एक ही मैसेज है कि खुद पर भरोसा रखें, लाइफ आपके लिए, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, उसकी वैल्यू करें, और लाइफ में आप क्या बनना चाहते हैं वो मैटर नहीं करता, क्योंकि टाइम टाइम चीज़ें आपकी चेंज होगी। बस आप जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके लिए अपने एफर्ट्स को ऑनेस्ट रखें। स्ट्रगल का नाम ही जिंदगी है, स्ट्रगल लाइफ में हमेशा आएगा, लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं हो सकती, और जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए दृढ़ निश्चय के साथ लगे रहें, हर टाइम जो भी आप दिन जी रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें एफर्ट्स को एंजॉय करें, आपको मज़ा आना चाहिए। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट टू सिद ऑल्सो, और सभी स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं। मेरी आपको कभी ज़रूरत पड़े, आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। किसी भी तरह से आप मुझसे हेल्प चाहते हैं तो सिद के थ्रू, डायरेक्टली, जैसे भी आप आना चाहें, और बस यही कहना चाहूँगा। तो काफ़ी लंबा हो गया हमारा पॉडकास्ट, बट बच्चों के लिए काफ़ी मज़ेदार रहा होगा, क्योंकि ये ऐसा होगा, वो हमें कमेंट सेक्शन में पता लग जाएगा। ये ऐसा हो गया कि हमने थोड़ा सा एजुकेशन की भी बात करी, मोटिवेट भी किया, फिर डरा भी दिया, फिर बाहर भी निकाल दिया उससे। तो चलिए सर, बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके। बिल्कुल, मुझे भी। और दोबारा फिर से आप हमें मौका दीजिए। श्योर, कभी भी। फिर से हम टाइम लेके आएँ और यहाँ पे पॉडकास्ट शूट करें आपके साथ। बिल्कुल। तो बस आज का यही सेशन अब एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।